दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर सेट 2025 का हल करने वाले हैं। इसमें हम आप बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं। पहला सवाल दिया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो हम लोग जानते हैं कोई अपरिमेय संख्या है, उसके साथ में यदि कोई परिमेय संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है, योग अथवा अंतर किया जाता है, तो सदैव वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा डी वाला। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो रहेगा वो सदैव अपरिमेय रहेगा, चाहे अंतर पूछ ले तब भी वो अपरिमेय ही रहेगा। दूसरा सवाल है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो दूसरा है बहुविकल्पी में 156 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो बहुत ही इजी वे में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 156 के जैसे आप फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 156 इकाई अंक 6 है, 2 से आराम से कटेगा, 2 सत्ती 14 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। फिर इकाई अंक 8 है, 2 से 2 तियाँ 6, 2 9 18, 9 3 12 हो रहा, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 3 तियाँ 9 होता है, तो 13 अभाज्य संख्या भी इसमें घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पे देखते हैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऐसा विकल्प में है। तो यहाँ पे 2 × 2 3 × 13, तो यहाँ पे 2 × 2 की जगह पे 2 की पावर 2 दिया है, तो 2 की पावर 2 टाइम से लिखा ना, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पे विकल्प हमारा बी वाला जो है वो सही होगा। बी विकल्प जो है वो सही होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है, यदि 3x + 5y बटे में आपका 3x - 5y बराबर में 7/3 हो तो x रेशियो y है ना, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। 7 × 21x - 7 बचे 35y बराबर में 3 तियाँ 9x और प्लस 3 बचे 15y। 21x है और ये प्लस का यहाँ पे आएगा 9x, तो ये प्लस का है तो माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर में 15y और ये प्लस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 35y। 21 में से 9 जाएगा तो 12x बचेगा, बराबर में 35 और 15 50y। यहाँ पे x और बटे y करते हैं, जो यहाँ पे गुणे में था इसके और ये गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 2 छाग 12 और 25 दूना 50 ना, तो x रेशियो y बराबर आएगा 25:6। यहाँ पे विकल्प को देखते हैं तो विकल्प नंबर ये जो होगा वो हमारा सही होगा। इसके बाद में हमारा चौथा समीकरण है। चौथा एक सवाल है, तो समीकरण दिया है, समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 हो तो विविधकर ज्ञात करना। तो विविधकर होगा, हमको विविधकर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण से हम देख लेते हैं। ये बराबर हमारा क्या है, ये बराबर 3 है। दी गई समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो ये बराबर 3 आएगा, b बराबर -2 आएगा और c बराबर 1/3 आएगा। ठीक है, विविधकर d बराबर हमको मालूम है, विविधकर जो d होता है, विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac, b का -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3a और c का मान 1/3। ए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा,
और माइनस ये 4, तो ये प्लस का या माइनस का इक्वल 0 हो जाएगा। अतः इसका विविधकर डी जो है 0 के बराबर होगा और विकल्प नंबर जो ए होगा वो हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बोर्ड खाली है तो इसका भी हम यूज कर लेते हैं। पांचवा सवाल, पांचवा यहाँ पे दिया निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे जो हमारा वर्गीकृत जो है रूप में हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो पहले यहाँ पे हम वर्ग अंतराल दिया है तो एक टेबल बनाते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर इसके बाद में बारंबारता दी है, बारंबारता, वर्ग अंतराल में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12, और बारंबारता दी है, 2 दी है इसकी, 4 दी है, 7 दिया हुआ है, 3 दी है और 4 दी है। अब इसके बाद में हमारा नया कॉलम जो बनता है मध्यमान का बनता है, मध्यमान, इसको x से इंडिकेट करते हैं, बारंबारता को f से और इसको x से, और इधर दूसरा कॉलम एक बनेगा fx बनेगा, f क्रॉस x बनेगा। ठीक है, तो x निकाल लेते हैं पहले, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के हाफ करते हैं तो 6 का आधा करेंगे 3 हो जाएगा, 6 4 10, या डिफरेंस 2 अंकों का तो 1 अंक निम्न सीमा में जोड़ते चले जाते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आ गया। अब हमको क्या करते हैं, fx निकाल लेते हैं। 2 तिया 6 होगा और 4 पंचे 20 होगा, 7 सत्ती 49 होगा और 9 तुरुक 27 होगा और 11 चौक 44 होगा। हमको निकालना क्या है कि सारणी का माध्य होगा, वही समांतर माध्य निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जोड़ेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ बराबर, और इधर हम सिग्मा एफ एक्स जोड़ लेते हैं। 6 9 6 15 और 15 7 22 और 22 4 26 के 6, 2 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12 और 12 2 14, 146 हो जाएगा। इधर सिग्मा एफ 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16 और 16 और 4 20 हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसमें मान रखते हैं सिग्मा एफ एक्स है 146 और बटे में कितना 20। ठीक है, अब काट देते हैं इसको, 2 दहम 20 होता, 2 सती 14 और 2 तियाँ 6, 73 बटे 10। अभी दशमलव यहाँ पे 0 काटेंगे, संख्या पर दशमलव लग जाएगा तो 7.3 आएगा, 7.3, 7.3 विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। अब क्या करते हैं, हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड को क्लीन करते हैं। अब हमारा सवाल है, 5 नंबर हो गया था, 6 नंबर, 6 नंबर सवाल है और एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ और एक समांतर रेखा इसकी खींची है डी। यहाँ पे दिया है जो डी है वो समांतर है बीसी के, डी है और ये बीसी है और यहाँ पे शीर्ष ए है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ एक सवाल, ए डी बराबर 1.5 दिया है, ये 1.5 दिया है और डी बी दिया है 3 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर दिया है और यही दिया है 2 सेंटीमीटर, यही 2 सेंटीमीटर दिया है। ए सी, ए सी हमको ए सी की माप ज्ञात करना है, ए सी की माप ज्ञात करना है, ए सी की माप ज्ञात करना है। तो पहले हम ई सी निकालेंगे और इसके बाद में पूरी जो लाइन हमारी है वो ए सी निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हम जानते हैं जब कोई त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची होती है तो क्या होती है, जो शेष दो भुजाएं होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में विभाजित होती हैं। इसी को हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्योंकि यहाँ पे दिया है ना डी समांतर बीसी, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे BD भी कह सकते हो, बराबर में AE और बटे CE। ठीक है, जिस सीक्वेंस में इधर लेंगे भुजा को उधर ही सीक्वेंस में लेना होगा। AD का मान दिया 1.5 और ये दिया 3, बराबर में AE का मान 2 दिया है, इसी ही हमको ज्ञात करना है पहले। तो यहाँ पे 10 हटाएंगे, 30 होगा, 15 कम 15 दूना 30 हो जाएगा, 1/2 बराबर 2/EC, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC बराबर हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो EC बराबर 4 आ जाएगा। EC बराबर कितना आ गया, ये हम यहाँ पे 4 आ गया। तो AC बराबर हो जाएगा AE प्लस EC। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 है और प्लस 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर हमारा A सही होगा। इसका विकल्प कौन सा सही होगा, A वाला विकल्प सही होगा। फिर 7वां देखते हैं। 7वां दिया है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। माना बिंदु AB, यहाँ पे जब मान लीजिएगा बिंदु दिए हैं, ये बिंदु है और ये B बिंदु है, इसके बीच की दूरी A के निर्देशांक दिए 2, 3, इसके 2, 3 दिए हैं और इसके 4, 1 दिए हैं। तो AB के बीच की दूरी अर्थात A और B, ये पे हो गया ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB मान लिया गया, के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, फार्मूला हमको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, है ना। अंडर रूट x2 का मान कितना है, 4 है, x1 का मान कितना है, 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है और y1 का मान ये 3 है, तो माइनस और लिखा जाएगा 3 हो गया। यहाँ पे अंडर रूट आप 4 में से 2 जाएगा ना, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 1 - 3 तो माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और माइनस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 मात्रक जो हमारा विकल्प है वो कौन सा है, बी विकल्प है, अतः इसका बी विकल्प सही होगा। फिर 8वां देखते हैं, एक द्विघात समीकरण। 8 नंबर, एक द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दी है, द्विघात समीकरण कौन सी है, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस m इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल बराबर हूँ। यहाँ पे a बराबर कितना है, 3 है और b बराबर कितना है, -12 है और c बराबर कितना है, m है, ठीक है। मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध या कंडीशंस क्या होती है, जो हमारा विविधकर होता है, विविधकर d बराबर, विविधकर d का मान बराबर होता है 0 के, विविधकर d बराबर 0, तो d का मान मतलब विविधकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो ये बराबर किसके होगा, 0 के। मान रख लेते हैं, b का मान -12 है तो -12 का स्क्वायर, है ना, अब -4 गुणे a का मान 3, c का मान m बराबर 0। अब 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बराबर हम 144 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 144 माइनस 4 तियाँ 12, है ना, m अब बराबर 0, है ना, -12m। और ये हमारे लेफ्ट साइड को छोड़ के राइट में जाएगा ना, प्लस का है,
तो माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 144/12। 12 यम 144 होता है, तो यम बराबर 12 होगा। यम बराबर 12 होगा। विकल्प हमारा कौन सा सही है? विकल्प नंबर सी वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सही होगा। इसके बाद हम बोर्ड को पुनः साफ करते हैं। 8 नंबर तक हो चुका है। अच्छे से समझते रहना है। आठ नंबर, आठवां सवाल है, एक द्विघात समीकरण। 8 हो गया, 9 नंबर है ना, 9 नंबर। यहाँ पे निकालना 15 और 25 का HCF 5 है। 15 और 25 का HCF जो मासा है, HCF 5 है। HCF 5 हो तो LCM होगा, LCM निकालना है। तो LCM फार्मूला मालूम है, LCM बराबर है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 गुणे 25 और बटे में हमको LCM निकालना है, तो बटे में HCF जाएगा। HCF निकालना होता तो LCM जाता है, बटे HCF कितना 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ 15 बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7 75। विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प नंबर जो होगा हमारा बी वो राइट होगा। 10 नंबर सवाल में 10 नंबर APD है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है। 3, 1, -1, -3 ... के लिए सार्वंतर होगा। के लिए सार्वंतर, यहाँ पे हमको क्या करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। ठीक है, सार्वंतर D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है A2 - A1। A2 का मतलब श्रेणी का दूसरा पद कितना? 1 है, और माइनस करना है कौन सा? पहला पद हमारा 3 है। ठीक है, तो 1 - 3, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 2 होगा। ऐसे हमको अगर दूसरे पद के बीच में तो 8 क्या हो जाएगा? 3 - A2। A3 का मान -1 है, और माइनस ये करेंगे तो -1 तो -2 हो जाएगा। अतः सार्वंतर कितना होगा? -2 होगा, और -2 हमारा विकल्प नंबर ए में है, तो अतः विकल्प नंबर ए हमारा राइट होगा, सही होगा। इसके बाद में निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पे सारणी और उसका माध्यक वर्ग निकालना है। 11 नंबर सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारणी वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। इसके बाद में दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, है ना। अब यहाँ 0 to 5 दिया 2, और 5 to 10 दिया 7, 3 दिया है, और फिर 10 दिया है, और फिर हमारा 4 दिया। ठीक है, तो ये बारंबारता हो गई। अब इसके बाद में हमको सारणी का माध्यक वर्ग निकालना है, तो हमको संचयी बारंबारता करनी होगी। यहाँ पे ज्ञात संचयी बारंबारता CF निकालना है। संचयी बारंबारता देखो, यहाँ पे 2 होगा, फिर जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 12 10 22 होगा, और 22 4 26 होगा। देखो संचयी बारंबारता
का जो लास्ट पद आता है वो पूरी बारंबारता का क्या होता है, योग होता है। जोड़ के देखते हैं, 7 2 9 9 3 12, 12 10 22 और 22 4 26 है ना। तो यहाँ पे हमारे n नंबर, n बराबर कितना है 26 है, तो n/2 हम निकालेंगे। n/2 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 होता है ना। n/2 बराबर 13 हो जाएगा। और 13 हम देखते हैं किस संचयी बारंबारता में वो आएगी, तो ये 12 में छोटा है तो इसमें 22 वाले में मिलेगी। तो इस वर्ग की, इसका जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग 15 से 20 होगा, 15 to 20 होगा, तो 15 to 20 क्या हो जाएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। अतः विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर डी इज राइट। ठीक, इसके बाद में हमारा 12वां सवाल है। 12 नंबर सवाल, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे tan a बराबर 1 है ना, तो tan a बराबर हो जाएगा, एक किसका मान होता है, tan 45 का। tan a बराबर हो जाएगा tan 45, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। a बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। तो 2 sin a इंटू cos a, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a की जो वैल्यू होगी उसको हम पुट करेंगे। तो 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, 2 गुणे साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 गुणे में cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। गुणा करेंगे 2, 1 1 कम 1 ही रहेगा और √2 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 1 आएगा और 1 इज द राइट आंसर। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर हमारा इसका सी वाला सही होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार 12 तक हमने हल किए हैं। अब इस बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं। बारह के बाद देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है एक वृत्त है और ये इसका माना सेंटर वो है, केंद्र वो है। तो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से मान लो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q से, बिंदु कौन सा है, Q से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी दी है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई हमारी है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है और ये हमारा केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो Q से तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ पे Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लो Q है, इसको मान लो R मान लो, ठीक है। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा QR। तो हमको क्या करना है, हम जानते हैं जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, 90 एंगल का कोण यहाँ पे बनाती है, ड्रा करती है, खींचा जाता है 90 अंश के कोण पे। तो यहाँ पे जो हमारा एक
ट्रेंगल बन जाएगा, कैसा होगा वो समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज क्यू या ओ आर क्यू में समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण का स्क्वायर, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 25 है, 25 का स्क्वायर, और हमारा क्यू आर कितना है 24 है, इसका स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 हम 625 होता है, 625 24 गुणे 24 576 होता है। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के साथ 4 576 ही होता है। तो ये 576 और प्लस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है। ओ आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576, घटा लेंगे तो ओ आर का स्क्वायर यहाँ पे 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, है ना। यहाँ 5 से 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो ओ आर बराबर √49 हो जाएगा। और 49 जो होता है वो किसका होता है, 7 का होता है। 7 गुणे 7 जोड़ा हटेगा, √ भी हटेगा, 7। तो ओ आर बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा, और 7 सेंटीमीटर जो है वो हमारा विकल्प नंबर ए है। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद में 14 नंबर है। 14 नंबर, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार बना हुआ है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। मानना ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 मीटर। 20 मीटर, अब 20 मीटर मीनार है, जमीन पर बढ़ने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। जमीन पे इसकी छाया बन रही है, ठीक है। ये छाया बन रही है, इसकी लंबाई 20√3 मीटर है, इस छाया की लंबाई, ठीक है, इस छाया की लंबाई। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। जो उन्नयन कोण है, जो हमारा इस क्षैतिज तल पे जो उन्नयन कोण, जो ये कोण बन रहा है, उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होता है उन्नयन कोण, यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी लंब भुजा और ये हो जाएगी आधार भुजा। कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है और नीचे आधार होती है। तो लंब बटे आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हमारा tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 20/20√3, है ना। 20/√3, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है 1/√3 tan 30 का मान होता है। tan 30, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा। जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। हमारा आंसर जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सही होगा हमारा ये 14 का ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 15 नंबर है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, एक वृत्त, ठीक है। 15 नंबर, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर कोण, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर कोण थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 30 डिग्री। 30 डिग्री है का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए हमने ये वृत्त है,
जिसकी त्रिज्या दी है, ये त्रिज्या हमारी दी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब इसके द्वारा संगत त्रिज्यखंड के द्वारा वृत्त पर जो हमारा ये त्रिज्यखंड है, एंगल भी दिया है 30 है, तो इसका हमको एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा, क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा हमारा दिया है 30 बटे 60 डिग्री, 360 डिग्री, और गुणे पाई का मान हमको नहीं दिया होगा तो 22/7 ही रखना है, गुणे आर 14 गुणे 14। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छाक 12 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 और 11 दूना 22, है ना। तो गुणा करते हैं 11 गुणे 14 बटे 3, है ना। गुणा कर लेते हैं, 11 चौक 44 के 4, और 11 एक कम 11 और 4 15, 154/3, 154/3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैच कर रहा है विकल्प नंबर सी। ठीक है, तब विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोर्ड को साफ करते हैं और फिर अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब सवाल नंबर है हमारा 16। 16 दिया है, एक जोकर टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी कैसी होती है, वो तो शंक्वाकार होती है, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। तो 16 नंबर का जो विकल्प नंबर होगा शंक्वाकार, ये बी नंबर, बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट रहेगा। ठीक है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का जो सरलीकृत रूप है, तो जो सरलीकृत रूप है 17, दोनों का सरलीकृत रूप जो है वो प्रत्यक्ष विधि होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि, इन दोनों का जो सरलीकृत रूप है वो प्रत्यक्ष विधि है। ये भी ऑब्जेक्टिव इसका सही होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, माध्य बराबर दिया है, माध्य बराबर दिया 15 दिया है, और मध्यिका दी है, मध्यिका बराबर दिया है कितना, 24 दिया है। तो बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संबंध पूछा जाता है और या तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रहता है तो बहुलक बराबर होता है। बहुलक बराबर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्यक का मतलब मध्यिका, तो यहाँ पे बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो निकाल लेते हैं इसको इस फार्मूले की मदद से। 3 माध्यक, माध्यक का मतलब मध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका कितनी है 24, माइनस 2 माध्य, तो 2 गुणे 15, 3 चक्कू 12 के 2, 3 दूनी 6 एक 7, 15 दूना 30, घटाएंगे 2 से 0 जाएगा 2 रहेगा, 7 से 3 जाएगा 4, 42 आएगा, 42 आएगा, और 42 जो होगा वो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद में हम 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर को देखते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पासा, जो पासा होता है उसमें कितने 6 डिजिट होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे पासे में कुल परिणामों की संख्या, पासे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की जो संख्या होती है, कुल परिणामों की संख्या बराबर 6 होती है ना, 6 होती है, कुल परिणाम 6 होते हैं। जैसे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता ना, तो ऐसे 6 कुल परिणाम होते हैं। और इसके बाद में सम संख्या अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या,
अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? अनुकूल परिणाम अर्थात सम संख्या, तो सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, फिर 6 होती, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी। तो प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। कौन सी? सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या हमने पढ़ा है ना फार्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, बटे में क्या? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, अर्थात प्रायिकता कितनी रहेगी? 1/2 का मतलब हाफ रहेगी। तो यहाँ पे 1/2 हमारा विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही होगा। इसके बाद में 20, लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है 20। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताशों के 52 पत्तों में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या है 52 पत्तों में से एक पत्ते को अच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? 52। ठीक है, कुल परिणाम 52 है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अब रानी के पत्ते कितने होते हैं पूरे 52 पत्तों में? रानी के जो पत्तों की संख्या होती है, क्वीन जो होती है, क्वीन, वो 4 होती है। ठीक है, तो प्रायिकता हमको रानी आने की प्रायिकता क्या होगी? याद अच्छा फेंटा गया फिर निकाल लिया गया। तो परिणामों की संख्या मतलब इस परिणामों की संख्या में प्रायिकता कितनी होगी? तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता कौन सी? क्वीन आने की प्रायिकता। तो कुल यहाँ पे क्या है, क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने? 4 है, और बटे में कितना? कुल परिणामों की संख्या 52 है। तो यहाँ पे काट देंगे ना, कट जाएगा, 4 एक कम 4 रहेगा, 4 एक कम 4, 4 3 12, अर्थात 1/13 आएगा। 1/13 कौन सा है? इसका बी नंबर, बी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार हमने सेट नंबर फर्स्ट जो हमारा 2025 का है उसके हमने जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से हमने जो है उसका अध्ययन कर लिया है। दूसरा खंड है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिएगा। अब नहीं यहाँ पे खंड बा हल करना है, खंड बा पहले हल करते हैं। खंड बा में हमारे सवाल दिए हैं, सभी खंड हल कीजिएगा। पहला ये सभी खंड हल कीजिएगा। तो पहले का का है, पहले का है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या पहले का का। यहाँ पे दिया एक लंबवती शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है, कितना दिया है? शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास, आधार का इसके व्यास दिया है, आधार का व्यास d बराबर दिया है, डायमीटर व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब व्यास दिया है तो आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2 होता तो 28/2 है ना, 28/2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में शंकु का आयतन निकालना है, फार्मूला शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r²h घन इकाई, घन सेंटीमीटर है ना। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r दिया है, कितना है r? 14 गुणे 14 गुणे ऊंचाई h दिया 48 है ना। काट लेते हैं, 7 एक कम 7 दूनी 14। ठीक है, इसको भी काट देंगे, 3 एक कम 3
और 3 छक 18 है ना, 22 दूना 44 हो जाएगा। और गुड़े 16 चक्कू 64 के 4 हाथ चले 6 और 16 एकम 16 और 6 22 है ना, 22 ही तो 16 चक्कू 64 के 4 हाथ चले 6 और 16 एकम 16 और 6 22 है ना। गुड़ा कर लेते हैं 224 और गुड़े 44, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 दूनी 8, 6 9 6 15 का 5, 8 9 17 एक 18 के 8 और 8 एक 9, 98 56 ये आ जाएगा 98 98 900 ये 98 56 सेंटीमीटर स्क्वायर 9856 है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आयतन। ठीक है, आंसर को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर डी अब क्यूब होगा, आयतन है, क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में खा नंबर सवाल है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और दिया है 404 का HCF निकालना है, मासा पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 12 हो जाएगा, 24 का हाफ, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। इधर 404, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 से ही घटेगा। ठीक है, यहाँ पे HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर रहते हैं दोनों संख्याओं के। तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 बराबर 4 आ जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर 4 रहेगा, तो राइट आंसर 4 आ रहा। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे काखा गा नंबर सवाल है। बिंदु -1, 7 बिंदु दिए, बिंदु -1, 7 और दिया है बिंदु 4, 3 दिया -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो x बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 है ना। यहाँ पे तो हम समझते हैं ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, और ये जो विभाजन अनुपात है ये m1 होता है और ये m2 होता है। ऐसे तो हम समझते ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 देखिए कितना है, m1 हमारा 2 है, तो 2 गुणे x2 कितना है, x2 4 है, और प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 3 है, 3 और गुणे में हमारा m2 के बाद x1 कितना है, -1 है, x1 -1 है, बटे में m1 प्लस m2 तो 2 + 3, तो x बराबर 2 चक्कू 8 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 प्लस माइनस बटे और 3 2 5, तो x बराबर आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 5 बटे 5 और बराबर 1 आ जाएगा। ये x आ जाएगा है ना, ये x आ जाएगा।
इसके बाद में हम निकाल लेते हैं, इसके बाद निकाल लेते हैं y बराबर m1, हमारा फार्मूला वही रहेगा, y के पदों में लिखना है, y के निर्देशांक में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 है ना y। तो m1 कितना है 2 है, प्लस गुणे में y2 का मान कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 और प्लस m2 का मान 3 है और गुणे में y1 का मान 7 है बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 है ना, बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 7 21 हो जाएगा और बाई 2 प्लस 3 5 होगा, बराबर में आ जाएगा। यहाँ से घट जाएगा तो 15 6 21 होता ना, तो प्लस का 15 बटेगा बटे में 5 5 या 15 बराबर 3 आ जाएगा। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो हमने x, y माने थे, x, y बराबर कितना आएगा 1, 3 1, 3 आएगा 1, 3 हाँ इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चनों को हल कर लिया। बोर्ड को साफ करते हैं, फिर अगले देखते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पे गा नंबर हो गया, अब घा नंबर यह दिया है साइन अल्फा बराबर दिया है 1/2 और कॉस बीटा बराबर दिया है 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको ज्ञात करना है, का मान निकालना है। ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो साइन अल्फा बराबर दिया है, साइन अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, इसको तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, एक 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का, तो साइन 30, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो अल्फा बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस बीटा बराबर दिया 1/2, तो कॉस बीटा 1/2 कॉस किसका मान होता है कॉस 60 का होता ना, तो कॉस से कॉस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर में देखते हैं 90 आता है, अल्फा प्लस बीटा का मान 90 आएगा। ठीक है, अगला नंबर है बिंदु P है जिसका निर्देशांक -6, 8 है, -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है बराबर होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पे x² x का मान -6 है, -6 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 छाके 36 हो जाएगा, प्लस 8 है 64 हो जाएगा, अंडर रूट में 100 हो जाएगा और 100 का अंडर रूट 10 होता है, ये 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 इज द इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। बोर्ड को थोड़ा मिटा ही देते हैं इधर, फिर इसके बाद हल करते हैं। चार नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि काट ए माइनस कॉस ए बटे में काट ए प्लस कास ए बराबर में कोसेक ए -1 बटे में कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो काट ए माइनस कॉस ए बटे काट ए प्लस कॉस ए। काट ए को हम लिख सकते हैं कास ए बाई साइन ए, कास ए बाई साइन ए और माइनस कास ए, इसको चेंज नहीं करना है। काट ए को कास ए बाई साइन ए और प्लस कास ए बराबर में कास ए बाई साइन ए एलसीएम ले लेंगे तो कास ए और माइनस साइन ए इंटू कास ए और बटे में क्या रहेगा साइन ए, फुल बाई रहेगा बटे में कास ए और ये इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस का साइन ए इंटू कास ए और बटे में साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कास ए माइनस साइन ए इंटू कास ए बटे में कास ए प्लस साइन ए इंटू कास ए, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इस पद में क्या है, कास ए कॉमन है, कास ए कॉमन है तो बचेगा 1 माइनस साइन ए। इधर देखते हैं इसमें भी कास ए कॉमन है, कास ए कॉमन है तो बचता है हमारा 1 प्लस कास, है ना। कास ए कॉमन तो 1 प्लस साइन ए बचता है, साइन ए। कास ए से कास ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारा कोसेक ए -1 और बटे में कोसेक ए और प्लस 1, है ना। कोसेक को लिख सकते हो क्या, कोसेक होता है 1 कास ए और माइनस 1 कोसेक 1 साइन ए, है ना। कोसेक का तो सेक होता है ना, तो 1 साइन ए, 1 साइन ए और -1 हो जाएगा और बटे में 1 कोसेक 1 साइन ए और यहाँ पे +1 तो +1 रहेगा ना। इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बटे में साइन ए, है ना, बटे में साइन ए और फुल वाई रहेगा 1 प्लस साइन ए और बटे में साइन ए। साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1 माइनस साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो LHS इक्वल टू RHS,
है ना, इट्स प्रूव्ड हो गया।